हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 10 ग्रेविटेशंस के करते हैं और उसके बाद आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचते हैं जिनको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वीडियोज बनाए हैं मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड, लाइक ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन फॉर्मूला जो बताया है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, स्मॉल एम एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के रिलेशंस का, दोनों के बीच के डिफरेंस का, वो पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से वहाँ से समझ लें और क्लियर कर लें। मास एंड वेट का, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ठीक है, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप में जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है इस चैप्टर से रिलेटेड, प्रेशर का एंड थर्स्ट का एंड बायोंसी का, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, तो आपको उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आफ्टर दैट देन यू कैन रीड इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 134 का है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठ जाएंगे, ठीक है, और पेज नंबर 134 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ है, सबसे पहला टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस का। तो आंसर आप इसके देख लें। The universal law of gravitation state that every object in the universe attract every other object with a force called the gravitational force. The force acting between two objects is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ठीक है, तो यहाँ पर आप बात को समझें। ये कह रहा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और उसी फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू ऑब्जेक्ट, one is A and second is B, and the distance between both object is D and mass of both object is m1 and m2. Then gravitational force F directly proportional to product of mass and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप इसको जनरेट करेंगे, और यहाँ पर जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको g की वैल्यू मिलेगी, यानी f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसी लॉ को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। क्लियर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाता है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है, सिंपली आप इसको पूरा डिफाइन कर दें। ठीक है, अगर आपको ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है देन आप इसका फॉर्मूला भी जनरेट करें जैसे अभी मैंने दिखाया आपको। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन हमेशा बच्चों ये चीज़ देखा करो आप कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना हमें उसका आंसर्स देना है, 1 लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी है, ठीक है, कितना लिखना है, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ता है जब आप 9th 10th 11th 12th में होते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना वो कंटेंट प्लस राइटिंग के भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही कुछ लिख दिया है और नंबर 2 का पूछा गया है तो आपने 10 नंबर वाला क्वेश्चन अपने कट कर दिया है ना, तो इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही सब पॉइंट्स यहाँ पर समझाया गया है जो मैंने ऊपर बताया आपको कि किस तरीके से f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आया। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मास स्मॉल m एंड स्मॉल 2 हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है। देन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मिल जाएगा, और यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और जी की ये वैल्यू गिवन है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो जाता है। इसी इन टेक्स्ट पर, इसी पेज पर आप देखेंगे, पेज नंबर 134 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर आपको यही फॉर्मूला बताना है कि कैसे आया, ठीक है। तो बस आप इसको कर सकते हैं ना, यही तो पूछा गया है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन द अर्थ एंड इन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप इसको लिख सकते हैं, लेट m इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। एक अर्थ ले लेते हैं तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा, एंड m बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो m हो गया ये किसका मास हो गया, ऑब्जेक्ट का। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल R ले लिया। यही डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ कहलाती है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द universal law of gravitation, the gravitational force acting between the earth and the object is given by the relation। तो यहाँ पर इन्होंने तो डायरेक्टली ये रिलेशन दे दिया है, बट आपको क्या याद रखना है, आपने जो वैल्यू लेट करी है, आपने ME लिया है ना, मास ऑफ अर्थ ये लिया है आपने, और ऑब्जेक्ट का मास आपने स्मॉल m लिया है, और इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ आपने कैपिटल R लिया है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ना कि ये फॉर्मूला है वही चीज़, बस आपने जो वैल्यू लेट करी है ना उस वैल्यू को ही आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ पेज नंबर 136 पर आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, क्या ऐसे ही गिर जाना, नहीं ना। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से आप उसको नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो अर्थ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊंचाई से वो भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यही है फ्री फॉल। देख लेते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। When an object is dropped from a certain height, जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, it begins to fall toward the earth surface under the influence of gravitational force. Such a motion of object is called free fall, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, लिखना तो आप लिख लोगे बच्चे, आप इतने बड़े हो गए हैं ना कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, है ना। इलेबोरेट करना तो बहुत ही आसान होता है, जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हाइट पर है कुछ, वहाँ से वो ड्रॉप कर रही है, गिर रही है, जो अर्थ का सेंटर है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। किससे अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज इट हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी होने के कारण ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। बस यही लिखना है, यही होता है फ्री फॉल। क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर स्मॉल जी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी को आपको डिफाइन करना है। When an object falls freely toward the surface of earth from a certain height, then its velocity changes, ठीक है। This change in velocity produces acceleration in the object which is known as acceleration due to gravity and denoted by g. The value of accelerations due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सिंपल सा, अगर हम आपसे बात करें कि जी क्या है, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यही तो करते हो आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यही यहाँ पर लिखा है, दिस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय लेटर जी, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है एवरी प्लेस, आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, बट जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है एवरीवेयर, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो जी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। अगर इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस मिलता है जैसे F इज इक्वल टू एम जी, या वेट निकालना हो W इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पर जी की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको 9.8 लेना है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में 10 भी दे दिया जाता है, तो कोई इशू नहीं है इतना, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, नोन एज द एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 138 पर है, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसे। मास मैंने आपको बोला है कि हमेशा ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी मेजरमेंट है, ठीक है। जो वो बॉडी कंटेन करती है वही है मास।
लेकिन जो वेट होता है ये क्या है, एक तरीके का फोर्स होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है। सो आप इसको याद रखेंगे डिफिनीशन, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कॉन्टेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, उस बॉडी में जो मैटर है वो क्या है, मास है। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, जबकि वेट क्या है, एक फोर्स है। कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है उस बॉडी पर। इट इज मेजर ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी, जो मास होता है वो इनर्सिया को मेजर करता है, बिकॉज मैंने आपको पहले बता रखा है इनर्सिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इफ मास इंक्रीजेज देन इनर्सिया आल्सो इंक्रीजेज, सो इट इज मेजर ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी। इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो वेट होता है वो मेजर ऑफ द ग्रेविटी होता है। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। जो वेट होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हो सकते हैं। जो मास है इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, सो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बट वेट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी गिवन होता है। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, जबकि जो वेट होता है उसका एसआई यूनिट फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि फोर्स के एसआई यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। तो वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इज वेट ऑन द अर्थ, क्यों होता है? तो मैंने आपको ये पॉइंट करा रखा है बहुत ही अच्छे से, बिकॉज जो अर्थ मास ऑफ मून होता है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जो रेडियस होता है वो 4 टाइम ज़्यादा होता है, 4 टाइम ज़्यादा होता है, सॉरी आरएम हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 आरएम। ठीक है, बस यही वैल्यू आपको इस फॉर्मूले पे पुट करना होता है, इन्होंने शायद करके नहीं दिखाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ अर्थ ये हो गया अर्थ के लिए, और मून के लिए निकाल लेते हैं जी एम अपॉन इंटू एम अपॉन में आर एम स्क्वायर, ये हो गया आर ई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं, जी से जी कैंसिल आउट होगा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो मास ऑफ अर्थ अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। इसका क्या करना है, आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मास ऑफ अर्थ था एम ई अपॉन में एम एम था इनटू आर एम अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर था। तो अब आप इसको वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 100 mm। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो मास होता है वो मून के मास से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो mm से mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 100। ठीक है, सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आएगा आर एम इज इक्वल टू आर एम, तो आर एम ही रहेगा, आर ई जो होता है 4 टाइम्स ऑफ आर एम होता है। ठीक है, तो आर एम से आर एम कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100/16 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको कट करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 5, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25/4, 4 6 जा 24, ऑलमोस्ट 6 टाइम आ गया। तो जो एफ है, एफ ऑफ ई ऑलमोस्ट 6 टाइम ऑफ द एफ ऑफ एम है, तो यही प्रूफ करना है आपने। ओके, तो वही पूछा गया है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, इट्स 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो क्यों होता है, बिकॉज जो मास ऑफ मून अर्थ होता है वो 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून होता है, एंड जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मून होता है। बस यही वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर को सॉल्व कर देना है। नाउ पेज नंबर 141 है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो इसको भी मैंने आपको डिफाइन किया, यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, प्रेशर P इज इक्वल टू F/A। तो एरिया जितना ही ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम लगाना पड़ेगा, और एरिया जितना ही कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया है डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन। तो जब ये थिन हो गया दैट मीन्स सरफेस एरिया क्या हुआ, कम हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू F/A है, सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी बैग को होल्ड करने में। ठीक है, सेम यही रीज़न यहाँ पर है। अब आप देख लें इसको। It is difficult to hold a school bag having a thin strap because the pressure on the soldier is quite large. ठीक है, this is because the pressure is inversely proportional to the surface area on which the force act. Because जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका P इज इक्वल टू F/A ही होता है, ये भी याद है आपको। द स्मॉलर इज द सरफेस एरिया, लार्जर विल बी द प्रेशर। In this case, a thin strap, the contact surface area is very small since the pressure exerted on the soldier is very large. ठीक है, तो समझ आ गया होगा, बस बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। इसीलिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उनका जो बेस होता है बहुत ही वाइडर रखा जाता है ताकि जो वॉल्स हैं उन पर प्रेशर कम हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी, बायोंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपने इसको प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी लिक्विड या फ्लूइड में सिंक करती है, फ्लोट कर रही होती है, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, उसी फोर्स को बायोंसी बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या समझेंगे, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन इट इज नोन एज बायोंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों, बिकॉज ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑब्जेक्ट की अगर ज़्यादा होगी, किसकी डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, तब ये क्या करता है, सिंक करता है यानी कि डूब जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑन द अदर हैंड, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। दिस इज बिकॉज बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। बस आप बेसिकली डिफिनीशन ये समझें कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी, इफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड के डेंसिटी से तो वो हमेशा सिंक करेगा यानी कि डूब जाएगा, और इफ़ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस दैन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ठीक है, तो वो हमेशा फ्लोट करेगा। नाउ पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 1, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि आपने एक वेइंग मशीन पर अपना वेट मेजर किया, मास मेजर किया, आपको 42 मास आया। ठीक है, पूछ रहा है क्या आपका मास मोर और लेस देन 42 kg है। आंसर क्या होगा, व्हेन वी वे आवर बॉडी इन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, तब हम पर क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स कार्य करता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज द बायोंट फोर्स। As a result, the body gets pushed slightly upward, causing the weighing machine to show a reading less than the actual value. तो जो वैल्यू होती है वो लेस देन होगी, दैट मीन्स 40 kg से 42 kg से मास क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई होगी। जब हम मेजर करते हैं तो अपवर्ड में एक फोर्स कार्य करता है, तो जो वो अपवर्ड फोर्स है वही क्या होता है, बायोंट फोर्स होता है, जो कि हमारी बॉडी को स्लाइटली क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है, जिसकी वजह से जो वेइंग मशीन है ये रीडिंग कैसी दिखाती है, स्लोली या फिर लेस देन जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे लेस देन ही वैल्यू दिखाती है। ठीक है, तो 42 kg मेजर किया था इसमें, दैट मीन्स इससे कुछ कम ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। ठीक है, आपके पास एक बैग है जो कॉटन का है और दूसरा है जो कि एन आयरन बार का है, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, और दोनों में 100 kg का मास इंडिकेट कर रहा है। मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन पर दोनों का मास कितना आ रहा है, 100 kg आ रहा है। इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, कैन यू से व्हिच वन इज हैवियर एंड वाई। ठीक है, तो आपको पता है आयरन वाला क्या होता है, हैवी होता है, कॉटन वाला हल्का होता है। तो इसमें पूछा गया क्यों ऐसा है कि एक हैवी और एक लेस क्यों होता है। ठीक है, सो आंसर इसका
द कॉटन बैग इज हैवियर देन द आयरन बार। द कॉटन बैग एक्सपीरियंस लार्ज अप thrust of air than the iron bar, so the weighing machine indicate a smaller mass for the cotton bag than its actual value। ठीक है, तो कौन सा हैवियर होगा? कॉटन बैग हैवियर होगा। सो समझ आ गया ना आपको? कॉटन बैग हैवियर होगा आयरन बैग से। क्यों? क्योंकि जो कॉटन बैग है वो एक्सपीरियंस करता है एक लार्जर अप थ्रस्ट, ठीक है, of air than the iron bar, so weighing machine indicate a smaller mass for the cotton bag than the actual mass। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत होता है, बस आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।